Assalamualaikum everyone. Welcome to DK Study Hub. Today's session 4, and we're gonna talk about microeconomics. Yesterday we've learned and discussed about how to represent and identify what which one is the indifference curve, and we have talked about total outlay method, and today we're gonna discuss about a very new topic, which is a very basic topic of economics. It is called difference between micro and macroeconomics. This topic is very important for examination point of view. So let's begin. First of all, we have to write a definition, and we have you have to follow the formalities I've done, same as I've done. Okay. So the first of all, the definition of micro and macroeconomics is microeconomics is the study of particular firms, particular household, individual price, wages, income, individual industries, and particular commodities. इसका उर्दू के अंदर क्या मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स जो है एक स्टडी है, और ये बेसिकली एक पूरे हमारे जो सोसाइटी है उसकी स्टडी होती है। और इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। और माइक्रो के अंदर एक ही बहुत मशहूर है, के ई बॉल्डिंग, हमारे इकोनॉमिस्ट है। उनकी ये हमारी डेफिनेशन है, उन्होंने ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम एस्पेक्ट देखेंगे वो ये होता है इकोनॉमिक्स के अंदर कि अगर हम सोसाइटी की बात करें तो दो तरह से हम लोग सोसाइटी को देखते हैं, एक माइक्रो तरीके से और एक मैक्रो तरीके से। माइक्रो तरीका क्या होता है, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा होगा कि मैक्रो तो एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही होती है। जैसे एक इंडिविजुअल की बात हो रही होती है, हम एक इंडिविजुअल एक पर्सन पे बात करते हैं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे बात कर रहे होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके डेफिनेशन में भी ये लिखा है कि पर्टिकुलर फर्म की बात होती है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की बात होती है कि पर्टिकुलरली एक हाउस होल्ड में क्या क्या नेसेसिटीज हैं, तो क्या क्या लग्जरीज हैं और क्या क्या बेसिक नीड्स हैं। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे होते हैं, हर इंडिविजुअल को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, और इसके वेजेस कितने हैं और इनकम कितनी है उस हवाले से हम पूरा देखते हैं एक इंडिविजुअल इंसान को। और अगर हम मैक्रो की बात करें तो के बॉल्डिंग का जो डेफिनेशन है वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक डील विद deal not with individual quantities but with aggregate of these quantities, not with individual income but national income, and not with individual prices but price level, but journal price level, not with इंडिविजुअल आउटपुट्स बट नेशनल आउटपुट। इसका मतलब यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू पूरे हमारे जो कंट्री है उसका दे रही होती है कि ये एक इंडिविजुअल को नहीं देखती बल्कि पूरे कंट्री को, एक ही इकोनॉमिक्स को देख रही होती है। ये इंडिविजुअल क्या है, क्वांटिटीज या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्टडी या हाउस होल्ड को स्टडी करने के बजाय ये पूरे एक एग्रीगेट स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसके अंदर इंडिविजुअल की इनकम को हम नहीं देखते कि इसके एक्सपेंसेस कितने हैं और इसके जो है वो इनकम कितनी है और सेविंग कितनी है। इसके हम लोग जो है वो पूरे कंट्री के हम लोग इनकम देखते हैं जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। और हम लोग एक इंडिविजुअल की प्राइस नहीं देख रहे होते कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है, बल्कि हम ओवरऑल जर्नल प्राइस लेवल देख रहे होते हैं कि जर्नली हमारी प्राइसेस क्या चल रही हैं। और हमारी इंडिविजुअल का आउटपुट नहीं देख रहा होता कि एक इंडिविजुअल अगर लेबर किसी फर्म में काम कर रहा है तो वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। हम एक नेशनल लेवल पे देखते हैं कि पूरे नेशनली हमारा जो है कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है पर ईयर और या फिर पर मंथ। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंट है। मोस्टली जो है इन दोनों का डिफरेंस एग्जाम में टेस्ट किया जाता है।
तो मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात क्लियर की थी कि हम लोग बीकॉम लेवल पे हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कंपैरिजन बीच में मार्जिन ड्रॉ करके ही करें। तो हम लोग हेडिंग वाइज भी एक प्रॉपर फॉर्म में प्रोफेशनली भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो चीज़ों का। ज़रूरी नहीं है कि आप दो पॉइंट्स बीच में मार्जिन लगा के दोनों को अलग अलग लिख के ही करें। तो इसी तरह मैंने भी किया, आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये एज अ डिटेल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में लिखा है। और लॉन्ग के अंदर हमें टोटल 8 टू 7 टू 8 हमें हेडिंग्स लिखनी होती हैं। तो इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है इसमें क्या है कि पहले मैंने माइक्रो एंड मैक्रो की डेफिनेशन बता दी है। अब मैं इसके डिफरेंस बिटवीन बताने से पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट फिर इसके डिफरेंसेस पे चलेंगे। तो जो डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, जैसे अभी ऊपर इसकी डेफिनेशन में भी हमने बताया। क्योंकि कि बहुत इजी इजी डेफिनेशन थी, आसानी से याद हो सकती है, इसलिए मैंने ये वाली डेफिनेशन उठा के यहाँ लिख दी है। तो अभी मैंने जैसे ऊपर बताया कि एक पर्टिकुलरली एक फर्म की हाउस होल्ड की प्राइजेस की वेजेस इनकम, इन सब चीज़ों का हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कशन या स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन की कितनी इनकम है और उसकी कितनी प्राइस है, और वो कितने वेजेस कमा रहा है, और पर्टिकुलर फर्म में कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और हाउस होल्ड के क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फिर वही बात जो ऊपर हमने पढ़ी थी वही है कि इट डील्स विद एग्रीगेट एंड एवरेजेस, और नेशनल इनकम को डील करती है। ओवरऑल हमारे कंट्री में एक एवरेज इनकम क्या है कंट्री की, उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और नेशनल आउटपुट को करते हैं कि पूरे साल में ईयरली हमारा कितना आउटपुट हमारे पूरे कंट्री ने प्रोड्यूस किया, जिसमें बहुत सारी फर्म्स और बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो पूरा आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। उसके हवाले से फिर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जीडीपी और जीएनपी वगैरह, वो इससे ही रिलेटेड होगा। तो वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल सेविंग, हमारी नेशनल बेसिस पे कितनी सेविंग होती है कंट्री के अंदर, क्योंकि एक नेशनली भी हम लोग देखते हैं कि हमारा कंट्री कितना सेव कर कर रहा है ईयरली, और हमारी टोटल हमारे कंट्री में कितनी कंजम्पशन हो रही है चीज़ों की, जो हमारी आवाम जो है कंज्यूम कर रही होती है गुड्स, और इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है कंट्री में, और एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है। ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। अब इसका पहला जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो since the validity of microeconomics is based upon such principles which have been formulated from related assumptions, the microanalysis is also a partial equilibrium analysis। तो इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, और वैसे भी हम देखते हैं कि एक पार्शियली हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जो रिलेटेड होता है मोस्टली एजम्पशन पे बेस होता है। तो हम लोग ने जैसे लॉ ऑफ डिमांड या सप्लाई, ये इस टाइप की हमने स्टडी की थी, तो वो सारी हमने एजम्पशन पे बेस हुई वे लॉज थे, और इन सारी चीज़ों की एजम्पशन पे बेस होते हैं। इसके इक्विलिब्रियम एनालिसिस को हम पार्शियली इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो ऑन दी अदर हैंड इसके अंदर एग्रीगेट इकोनॉमिक फैक्टर होता है, और ओवरऑल हम लोग देख रहे होते हैं एक जर्नली पूरा व्यू ले रहे होते हैं कंट्री का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो एक एनालिसिस होता है जनरल इक्विलिब्रियम, और इसके अंदर assumptions नहीं होती है। एक एग्रीगेट हम लोग एवरेज या एग्रीगेट निकाल के फिर हम लोग उसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं, जिससे हम जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद सेकंड हेडिंग है हमारी डिफरेंस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड ऑफ एनालिसिस। तो दोनों की क्या नेचर में डिफरेंसेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो तो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की दोनों की फील्ड में बस एक स्लाइड से डिफरेंट है, वो ये है कि वो इंडिविजुअल के
इंडिविजुअल एक पर्सन को स्टडी करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल कंट्री को स्टडी कर रहा होता है, जैसे हमने ऊपर भी ये वाले पे डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन के अंदर। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि इंडिविजुअल मैटर को ये सिर्फ एनालिसिस करता है कि इंडिविजुअल स्केल पे क्या सूरत हाल चल रही है। और अगर ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को दे दे तो वो ओवरऑल सोसाइटी को एनालिसिस कर रही होती है कि पूरी सोसाइटी में क्या क्या अभी मतलब आउटपुट कितना जनरेट हुआ, इनकम कितनी हुई, और पूरे कंट्री के अंदर कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इम्पोर्ट हुआ, ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं वो हम मैक्रो में देखते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर। तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर। हम लोग ये आगे कुछ दो तीन टॉपिक्स है वो भी पढ़ेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन वगैरह। और दूसरा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये है कि नेशनल इनकम, इसके जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट मैटर है वो नेशनल इनकम है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जनरल प्राइस लेवल है कि ओवरऑल प्राइस लेवल कितना है कंट्री का, और इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीज़ें आप मैक्रो में पढ़ते हैं जो पूरी कंट्री के हम लोग चीज़ें देखेंगे। और हम लोग इसकी इनकम पे बात करेंगे और नेशनल इनकम कैसे हम निकालते हैं उसका हम लोग भी वो भी देखेंगे। और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम लोग देखते हैं कि पूरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितनी है और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, और इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, डेवलपमेंट कितनी हो रही है, और इन्फ्लेशन रेट क्या है और डिफ्लेशन रेट क्या है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। उसके बाद नेचर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, तो एज वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट इट एंड ऑलरेडी डिस्कस के इसके अंदर इंडिविजुअली डिमांड और सप्लाई का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो है कन्वर्सली हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ, पूरा एक सप्लाई इन सोशली एंड कलेक्टिवली एक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, और डिमांड और फोर्सेस का हम लोग देखते हैं ओवरऑल कितनी कंट्री में किस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की डिमांड या सप्लाई फोर्सेस हैं। तो उस पे हम लोग मैक्रो में बात करते हैं। और फिफ्थ हेडिंग है डिफरेंस ऑफ नेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो नेचर क्या है, ऑप्टिमम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसर्न विद द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव विद ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ऑप्टिमम लेवल पे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है कि हम ऑप्टिमम जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है स्टडी करते हैं कि ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरह से हो, मतलब सारे लोगों को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज जो है किस तरह से कंजम्पशन हो सके या रिसोर्सेज जो है वो मिल सके। ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कंसर्न is concerned with the principle of full employment of resources। तो ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहा होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करें, और फुल एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या रिसोर्सेज हैं उस किस तरह एलोकेट किया जाए और किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये जो है फिफ्थ हमारा डिफरेंस है, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। वहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट किया, तो यहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। उसके बाद हम लोग डिफरेंस ऑफ नेचर ऑफ बेसिक थ्योरीज। तो दोनों की थ्योरीज क्या क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। वह अब हम लोग एक थ्योरी पे बिलीव करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि ये बेस करती है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है बेस करती है हमारी फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे जो है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शंस होते हैं। तो वो उसको कैसे एलोकेट करना और किस तरह उसको यूज करना, ये हम लोग उस पर बात करते हैं और उस थ्योरी को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। और सेवन एंड लास्ट जो हमारी हेडिंग है इस टॉपिक की वो है a difference of scope. So microeconomics is useful in achieving warm's eye view. Every
स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो एक कंट्री के लिए दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें एक ये भी पता चल जाए कि एक कंज्यूमर की बेसिक नीड क्या क्या हैं, स्पेसिफिक कंज्यूमर की क्या क्या बेसिक नीड्स है, और वो क्या क्या चीज़ें पसंद कर रहे हैं, क्या डिमांड है उसकी, क्या सप्लाई है, क्या इनकम है। तो ये सारा हम माइक्रो में करते हैं, और मैक्रो के अंदर हम लोग ये देख रहे होते हैं कि ओवरऑल पूरे कंट्री की क्या डिमांड है। तो इसलिए दोनों हमें दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक वार्म आई व्यू भी लेते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ करके, कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कंपोनेंट की हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या कितनी वो यूज़फुल है, और वो कितनी जो है वो कितनी उसकी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। और कन्वर्सली द मैक्रो इकोनॉमिक्स हम देखते हैं कि व्यू एट अ ग्लांस विद लाइक अ बर्ड व्यू। हम जो देख रहे होते हैं वो बर्ड व्यू, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि गूगल मैप्स वगैरह पे जो है, हम लोग जब मैप्स देखते हैं तो हमें हर स्ट्रीट एक अलग अलग से हमें एक पूरा बर्ड व्यू दिख रहा होता है। जैसे एक बर्ड उड़ती हुई जा रही होती है, तो उसको पूरी स्ट्रीट या पूरे इलाके का एक बर्ड व्यू दिख रहा होता है स्काई से, कि ये दिस इज अ स्पेसिफिक स्ट्रीट, और ये पूरी 5-6 स्ट्रीट है, और ये पूरा एरिया है। तो मैक्रो में हम लोग ओवरऑल एक पूरा बर्ड व्यू लेते हैं, और मैक्रो में हम वॉर्म व्यू ले रहे होते हैं। मतलब एक वॉर्म अगर एक जमीन पे चल रहा होगा तो उससे से वही चीजें दिखाई देंगी जो अ, अ, मतलब उसको उस वक्त वहां दिख रही हैं। तो और वो पूरा ओवरऑल व्यू नहीं लेगा, वो जहाँ चल रहा होगा उसको वही व्यू देखा होगा। और एक बर्ड व्यू को पूरा ओवरऑल एक पूरी ओवरऑल जो है हमारे एरिया या हमारा प्रोविंस या स्टेट का पूरा दिख रहा होगा। तो होपफुली आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर होगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, या फिर आप लोग क्लास के बाद पूछ सकते हैं ग्रुप चैट के अंदर। और हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हम रोज 2 टॉपिक्स कवर करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो वैसे मैंने ऊपर भी आप लोगों को डिफाइन कर दिया था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो वैसे ये सब इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। अगर यही समझ नहीं आएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है एक ब्रांच है सोशल साइंस की, और सोशली ये सोसाइटी को डील करती है। और इसके जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं इंडिविजुअल के, मतलब इंडिविजुअल जो हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, हम एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं, हम एक एरिया में रहते हैं, मैं उसके और हम लोगों ने एग्री किया हुआ होता है हम लोग कि एक हम लोग रिसोर्सेज शेयर करेंगे एक साथ। जैसे एयर हो गई, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, हम ब्रीथ कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये हम लोग जो है एग्री करते हैं हम एक दूसरे से कि हम लोग रिसोर्सेज जो है वो शेयर करें। तो इकोनॉमिक एजेंट जो होता है, या इकोनॉमिक्स जो होती है, वो सोसाइटी के इंडिविजुअल को देखती है कि ये एक डिफाइनेबल एरिया में रहते हैं, और ये रिसोर्सेज शेयर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सोसाइटी। क्या हम एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिव्स इन अ डिफाइनेबल एरिया एंड एग्री टू शेयर रिसोर्सेज। उसके बाद हमारे जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। ये मैं एज अ बेसिक नॉलेज आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होती है, ये 2 टाइप्स ऑफ फर्म होती हैं, प्रॉफिट मोटिव और एक नॉन फॉर प्रॉफिट। और हमारा थर्ड जो इकोनॉमिक एजेंट होता है वो गवर्नमेंट होता है, और फोर्थ जो होता है वो फॉरेन सेक्टर होता है। तो ये हमारे जो है कुछ इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो इकोनॉमिक हमारी सोसाइटी के अंदर होते हैं। तो आप लोगों को होपफुली ये समझ आ रहा होगा कि इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस जो हमारे सोसाइटी को देखती है, और उसके अंदर रहने वाले इंडिविजुअल जिन्हें हम इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं, जो कि 4 होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, उसको हम लोग जो है एक देख रहे होते हैं।
और हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के अंदर और क्या करते हैं, हमारे पास दो टाइप्स की गुड्स होती हैं, एक फ्री गुड्स होती हैं और एक जो है हमारी इकोनॉमिक गुड्स होती हैं, जो कि हमें फ्री गुड्स वो होती हैं जो गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो हमें नेचुरली अल्लाह ताला ने दी है। और जो हमारी इकोनॉमिक गुड्स होती हैं वो ये होती हैं कि मैन मेड रिसोर्स है, जो जिसमें ह्यूमन एनर्जी लगी हो, ह्यूमन ने प्रोड्यूस किया, वो हमारी मैन मेड होती है, जिसको मैन मेड प्रोडक्शन जो करते हैं और पैकेजिंग प्रॉपर और सारी चीज़ें, तो वो हमारी जो है इकोनॉमिक गुड्स होती हैं। तो इकोनॉमिक गुड्स जो हैं उसको इसके बदले में हमें कुछ पे करना पड़ता है तो ही हम वो ले सकते हैं, वरना फ्री गुड्स जो नेचर का पार्ट है वो हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो होपफुली ये भी समझ आ गया होगा। और उसके बाद हम लोग उस पर बात करते हैं, थर्ड टाइप जो होती है गुड की, वो ड्यूरेबल है, कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे गुड्स चलते हैं उसे हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। तो ओवरऑल आप लोगों को एक ये आइडिया हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इसके अंदर सोसाइटी में इंडिविजुअल एक साथ कौन कौन होते हैं जो एक साथ एक पर्टिकुलर चीज रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, जिसमें हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर आता है। अच्छा, तो हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, तो रिसोर्सेज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एज वी ऑल नो, ह्यूमन पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ओवरऑल, वो बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये जो फर्स्ट हमारा वर्ड लिखा है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो इसका क्या मतलब है इसे भी मैं अभी आपको समझा रही हूँ। तो इसका हमारी जो नॉर्मल हमारा वर्ल्ड है उसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज जो हैं वो कम है। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को कहते हैं लिमिटेड, स्कार्स कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हम लोगों ने आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से हम ये, क्योंकि एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो दुनिया जब बनी थी, जब से स्टार्ट है, जब से ये स्टार्ट हुई है कि रिसोर्सेज जो है हमारी वर्ल्ड में कम है और हमारी लिमिटेड रिसोर्स है और अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो इसको हम लोग कैसे टैकल करें, तो ये हमारी एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, जिसकी वजह से हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते अपनी लाइफ। तो हम लोगों को कैसे ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन वगैरह इसके सारे इन डिटेल में पढ़ते हैं कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे है, और इसके अंदर फिर ये भी लिखा है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो किस तरह हो सकती है। तो इसकी फर्स्ट लाइन जो है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज रूट, अभी मैंने आपको बताया कि स्कार्सिटी या स्कार्स कहते हैं लिमिटेड को, और scarcity of resources means limited resources. तो scarcity of resources is the root uh, cause of various problems with the which have been solved every system, which have to be solved in every system. These basic problems are economic problems, यहाँ मैं मेंशन नहीं किया। फिर सबसे पहला जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है, हमें ये समझ नहीं आता कि व्हाट टू प्रोड्यूस। तो हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो अब इसकी हेडिंग की हम लोग पूरा अंदर डिटेल पढ़ते हैं कि सोसाइटी हैज टू डिसाइड विच गुड्स एंड इन व्हाट क्वांटिटी आर टू बी प्रोड्यूस्ड, इट हैज टू मेक a choice about what amount of consumer goods and capital goods are to be produced. Once society decided which goods should be produced and in what quantity, give due or are able to produce it, then has to give it due weight to each goods. It has to decide what to produce because the scarcity of resources would not allow it to produce the quantity it really wants to produce. तो सबसे पहली जो इकोनॉमिक हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस क्या करना है, और हमें अगर ये समझ आ गया कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो हमें
जो है ये डिसाइड करना होगा कि हमने किस क्वांटिटी में उस गुड को प्रोड्यूस करना है। इसके अंदर जो है इट आल्सो हैज टू मेक अ चॉइस कि हमें जो है क्या अमाउंट से कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। दो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स जो हम नॉर्मली कंजम्पशन करते हैं गुड्स की, और कैपिटल गुड्स जो कि हमारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक मशीनरीज और एसेट्स होते हैं, जो हम लोग कंपनीज वगैरह में यूज़ करते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। अगर प्रोड्यूस करना है तो इन दोनों में से कोई एक करना है। अगर वंस अ सोसाइटी हैज डिसाइडेड विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, तो फिर जो है और ये भी पता लग जाए कि हम इन व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, तो फिर भी हमारी वर्ल्ड में इसका हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में स्कार्सिटी की वजह से ये प्रॉब्लम होगी कि फिर कि हमें किस वेट में वो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमें ये फेस करना पड़ेगा कि हमेशा फेस करना पड़ेगा कि मतलब हमारी क्वांटिटी कम रह जाएगी गुड्स की, और मतलब हमारी इसका प्रोडक्शन कम होगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो कभी पूरा नहीं होगा। तो दिस इज़ अ मतलब बेसिक इकोनॉमिक फर्स्ट बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम सेकंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे चलते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब हमें अगर एक सोसाइटी में रहना है तो हम क्या कैसे प्रोड्यूस करें। चले हमने वो जो है आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हम ये पता कैसे लगाएं कि हमने क्या कैसे प्रोड्यूस करना है। हमने सारा जो है कैलकुलेशन कर ली, और हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने इस क्वांटिटी में और इतना वेट के साथ और इतने ये वाले गुड्स हमने स्पेसिफिकली प्रोड्यूस करने हैं। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि what to produce? So the society has to decide the combination of available resources. A combination of available resources mean technique of production. Each technique have different combination of resources like labor and capital. Each technique involves different rates of labor and capital, and technique would depend on available supplies of different inputs and relative price. तो ओवरऑल इसका क्या मतलब है कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने प्रोड्यूस क्या करना है, तो फिर हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्या कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से कॉम्बिनेशन के साथ हमने यूज़ करना है, और हमारे पास क्या क्या अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं। क्योंकि हमारी ह्यूमन रिसोर्स होती है ना, एक पूरा डिपार्टमेंट है। जब तक ह्यूमन रिसोर्स नहीं होती एक मतलब ह्यूमन रिसोर्स जब तक ना हो हमारे पास, तो हमारी कोई कंपनी या कुछ हम लोग रन ही नहीं कर सकते। तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हमारी लेबर है, और लेबर हो गए, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक कंपनी के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टॉप पे हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमने कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जिससे हमारी अवेलेबल रिसोर्स जो है सही से हम लोग उस कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सके। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले हमें चाहिए होता है लैंड, फिर हम लोग लेंगे लेबर। लेबर के अंदर ऑल टाइप ऑफ लेबर्स आ जाएंगे, जिसमें हमारे जो हैं वो नॉर्मल जो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं वो सब। और फिर उसके बाद है कैपिटल, हम लोग कितना लगा रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर। तो ये सारी चीज़ें हम एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमें एक रिसोर्स को हमें एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर कॉम्बिनेशन देखना होगा कि अगर हम इतने कैपिटल के साथ इतना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा यूज़ करें, कि कैपिटल के साथ अगर हम लेबर का कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो उनके डिफरेंट रेट्स होते हैं। जैसे लेबर का वेज होती है, और कैपिटल की जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो है हमें ये प्रॉपरली हमें आइडिया इसका डिसाइड करना होगा कि हमने कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स लगानी है।
ताकि हमारी गुड्स प्रोड्यूस हो सकें। और फिर उसके अलावा हमें ये देखना होगा कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, जिससे हम लोग अपनी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकें और फिर उसको हम एक प्रॉपर गुड्स की शक्ल में लाएं। और फिर देन जो है हमने उसकी प्राइसिंग करनी होगी, ये उसकी प्रॉपर प्राइस क्या है, जिसमें हम अपने नॉर्मली हमने देखा होगा कि रेवेन्यू हम लोग जो निकालते हैं वो एक्सपेंसेस को हम लोग माइनस करते हैं अपने रेवेन्यू से, तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल आता है। तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए हमें हमेशा जो है अपने एक्सपेंसेस को भी साथ रखना होगा। उसके बाद हम लोग इसकी प्राइसिंग उस हवाले से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी, देन हम लोग सोचेंगे कि हाउ टू, हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस। फिर जो हमारी थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है कि फ्रॉम वूम टू प्रोड्यूस, how far from uh, when you decided how to produce and what to produce and how to produce, after doing that, तो हमने जो है ये अब देखना कि from whom to produce means who will get how much consumption, it means how national product is to be distributed among the country. A society has to decide who should get how much from the total output of the goods and services in free market economy. Who would get how much of the national output depends on his money and income. Greater the money the person enjoy, the greater amount of goods he would able to buy from the market. अब ये वाली बड़ी ही आसान सी चीज लिखी है मैंने, इजी इजी करके वर्ड्स में लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो इसके अंदर क्या है कि हमारी जो कंजप्शन, हम लोग जो गुड्स जो है प्रोड्यूस करें वो किसके लिए करेंगे, और हमारी जो नेशनल प्रोडक्ट होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अमंग द कंट्री। तो हम किस किस को क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे और क्या किसको हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उस गुड्स का। तो नॉर्मली इन फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर नेशनल आउटपुट जो है हमारा मनी डिसाइड करता है कि किसको कितने गुड्स मिलेंगे। जैसे एक गुड या एक वेल्दी इंसान जो होगा उसकी इनकम अगर ज़्यादा होगी तो द ग्रेटर द मनी person enjoy, the greater amount of goods he would buy, ही वुड एबल टू बाय। तो ऐसा क्यों होगा कि उसके पास ज़्यादा इनकम है और ज़्यादा वो वेल्दी है, तो वो जो है ज़्यादा मतलब परचेज कर सकता है फ्रॉम द मार्केट, रादर देन जिस लो इनकम ग्रुप जो होते हैं वो थोड़ी कम, उससे कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस आई मीन परचेज कर पाएंगे गुड्स। और जो हमारा हाई या ग्रेटर इनकम वाले पर्सन होगा वो जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ गुड जो है परचेज कर पाएगा फ्रॉम द मार्केट। तो ये भी हमें पता चल गया कि आप हमने जो थर्ड हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हमारी है फ्रॉम वूम टू प्रोड्यूस। उसके बाद हमारी फोर्थ एंड लास्ट जो हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है हमारी व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारे जो नॉर्मली हम लोगों को इकोनॉमिक और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, हमारा जो टोटल इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसे ग्रो करेगा। तो ये लास्ट हमारा टॉप आज की लास्ट हेडिंग है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपना जो है आज के क्लास वाइंड अप करेंगे कि इफ if no provision is made for this investment, future productive capacity or levels of living of people decline. The objective to promote the growth, to raise living standard of the people overseas and its from its resources should be devoted to the production of people that are part of capital goods, and for promotion of research and development which should bring technological progress. Capital accumulation and technological progress achieved would be enable society to produce more consumer goods in future and ensure high level of living standard। फिर
देन जो है therefore a society has to decide how much saving and investment and how much sacrifices of current consumption should be made for future growth. अच्छा, हम लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है सोसाइटी का, और हम लोग अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट और पार्ट रोल प्ले करते हैं, बड़ा ही वाइटल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो सबसे पहले जो है हमें इन्वेस्टमेंट जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में अगर होती है वो सबसे ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। तो फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी को और लेवल ऑफ लिविंग, हमारा जो डिक्लाइन हो रहा है इसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। तो वो हम इस तरह कर सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को राइज करें और लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर करें। तो हमें अपने प्रोडक्शन जो है वो अब कैपिटल गुड्स बढ़ानी होगी, और इसके अलावा हमें अपनी प्रमोशन करनी होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे जो कंट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा सेक्टर है उसको हम लोगों ने ग्रो करना होगा और इसको प्रमोट करना होगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उसके अलावा इससे क्या होगा कि हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी और कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो अचीव हो जाएगी, और सोसाइटी कंज्यूमर गुड्स फिर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, और इन फ्यूचर हमारी हम लिविंग स्टैंडर्ड जो है हाई होगी। ऐसा क्यों होगा, और इसको मैं अभी डिटेल में बताती हूँ। देयरफॉर सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, how much saving and investments how much saving how much saving and investment and how much sacrifice of current consumption should be make for future growth। तो हमें हमारी सोसाइटी को डिसाइड करना होगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमें कितनी सेक्रीफाइस करनी है, जिससे हमें करंट कंजम्पशन अपनी थोड़ी कम करनी होगी, जिससे हमारी फ्यूचर ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें आज सेक्रीफाइस करना होगा। तो यूजुअली क्या होता है कि एक अगर कंट्री के अंदर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें बढ़ाना होता है और इकोनॉमिक सिस्टम को हमें ग्रो करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट में हमारे कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। फिर एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह भी इंक्रीज होता है, और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, अगर हम अपने कंट्री का वो थोड़ा हम लोग इसको प्रमोट करें और इसको हम लोग थोड़ा और इंक्रीज करें, उस पे काम करें, तो वो उसकी वजह से हमारी जो हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ना वो इंक्रीज होगी, और फिर उससे क्या होगा कि हम वैसे हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बना और रिसोर्सेज बने, उससे फिर हमारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। एम्प्लॉयमेंट के बाद हमारी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रमोशन की, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई। उसके बाद सोसाइटी के अंदर जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो खुद ही हाई हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही ओवरऑल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा होगा। तो ओवरऑल कंट्री के अंदर हम लोगों ने अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की, सेव किया और इन्वेस्ट किया, सेव किया एंड इन्वेस्ट। सेविंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सेव करके अपने पास रख लिया, सेव करके आपने इन्वेस्ट करना है। तो उससे क्या होगा कि हमारे कंट्री को ग्रोथ मिलेगी और हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ग्रो करेगा, और जो हमारी फ्यूचर एक इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी, और हमारी जो करंट कंजप्शन हो रही है और हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हमारी अगर आज सेक्रीफाइस करेंगे तो हमारी कल हमारी करंट कंजम्पशन और वो हमारी सॉरी हमारी फ्यूचर कंजम्पशन और फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। तो ये हमारे चार एस्पेक्ट्स थे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के। और ये भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और
तो दो तीन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम सिर्फ नोट्स चाहिए और लेक्चर नहीं चाहिए। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं कि अगर जिसको सिर्फ नोट्स परचेज करने हैं वो भी परचेज कर सकता है। तो बड़ी ही इसकी भी मिनिमल सी फीस है। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके ये नोट्स मुझसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये नोट्स आप किसी और को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते विदाउट माय परमिशन। या तो आप इस नोट्स को परचेज करें या आप लोग इसको प्रॉपरली रजिस्टर हो, वरना आपको अलाउ नहीं है कि आप इसको आगे फॉरवर्ड करें या किसी और को भेजें। और अगर आपने ऐसा किया तो फिर मैं आप लोगों को रिपोर्ट भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ इसे अवॉइड करिएगा और अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें और नोट्स सब लोग परचेज कर सकते हैं। जिसको लेक्चर्स नहीं चाहिए, सिर्फ नोट्स चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही हम लोग वाइंड अप करते हैं। फिर कल हम लोग इंशाल्लाह दो न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए डीके स्टडी हब से आई एम लॉगिंग ऑफ। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।